नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। भारतीय रेल अपनी अलग ही पहचान रखती है, दिन ब दिन इसका विस्तार हो रहा है। साथ ही साथ रफ्तार और नई नई टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। इसकी बड़ी वजह सरकार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक्टिव रहना है। आए दिन रेल मंत्री रेलवे स्टेशन और ट्रेन का सफर कर जायजा लेते रहते हैं। ऐसा ही आज दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस में हुआ, जब रेल मंत्री ने लोगों से रेलवे की सुविधाओं के बारे में जाना। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली जो अजमेर, हवा से होगी बात। दस अप्रैल से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। एक्शन मोड में रेल मंत्री। कैसी ट्रेन की फैसिलिटीज, साफ सुथरी है गाड़ी? रेल मंत्री का सफर कैसा है? सफर में कोई परेशानी तो नहीं? नजारा दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस का है। स्टेशन क्लीन है, टॉयलेट वगैरह साफ रहता है गाड़ी में। इस ट्रेन पर होंगे बदलाव, जल्द दौड़ेगी वंदे भारत। भारतीय रेल दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। कुछ वक्त पहले तक सुविधा और देरी को लेकर रेलवे आम यात्रियों के निशाने पर रहती थी, लेकिन अब भारत बदल रहा है और बदल रही है रेलवे की तस्वीर। स्टेशन से लेकर ट्रेन के अंदर बदलाव हो रहे हैं। ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है और तेजी से ट्रैक चेंज हो रहे हैं। साथ ही रेल मंत्री समय समय पर ट्रेन में सफर कर लोगों के साथ रेलवे के अधिकारियों को चौंका दे रहे हैं। ऐसा ही हुआ दिल्ली से अजमेर जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में, जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लोगों के बीच रेल के सफर और सुविधाओं को जानने के लिए खुद पहुंच गए। रेल मंत्री ने मुसाफिरों से उनका हाल जाना और जानी रेल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि जब ज़्यादा ट्रेन हो जाती हैं तो मेंटेनेंस के लिए जब किसी ट्रेन को भेजा जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट में वैसी ही ट्रेन रहे। तो इसीलिए एक नई वंदे भारत ट्रेन लगाई गई है दिल्ली एरिया में, जो कि अभी वाराणसी दिल्ली वाले रूट पे चल रही है। कल से चलनी चालू होगी और इससे ये और लाभ होगा कि जो हाई डिमांड है उस डिमांड को पूरा किया जा सकता है और 5 दिन के बजाय हफ्ते में 6 दिन चलेगी। क्या भाई, गाड़ी में कितना महीने में कितनी बार ट्रैवल कर लेते हो दोस्त? सर हम लोग तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो हो जाता है रेगुलर। साफ सफाई कैसी लगती है गाड़ी में? सर ठीक है, स्टेशन क्लीन रहते हैं। रेल मंत्री ने दिल्ली अजमेर रूट पर कई बदलाव की बात कही है। साथ ही जल्द इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस को दौड़ाने का वादा भी किया है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी 10 अप्रैल से इस रूट पर हवा से बात करती वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ती नजर आएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस कई तरह की आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और ये हाई स्पीड ट्रेन है। ट्रेन में ऑन बोर्ड इंफोटेनमेंट, जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे, स्लाइडिंग दरवाजे और बायो टॉयलेट जैसी विशेषताएं मौजूद हैं। जो पैसेंजर्स की तरफ से ये डिमांड भी आई कि जल्दी से जल्दी वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए। तो आप जानते हैं कि जयपुर और अजमेर वाला जो रूट है, इसमें बिजली के जो तार होते हैं ये थोड़े ऊंचे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल डेकर ट्रेन चलती है और डबल कंटेनर की ट्रेन चलती है। तो यहाँ के लिए स्पेशल डिज़ाइन वाला एक हाई राइज पेंटो, जो ऊपर तार जो ऐसा शेप का होता है ना, उसको पेंटोग्राफ बोलते हैं। हाई राइज पेंटो वाली डिज़ाइन की ट्रेन बन चुकी है। चेन्नई की फैक्ट्री में हमारे यहाँ के टेक्नीशियंस जाके उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी, और बहुत जल्दी अप्रैल के फर्स्ट वीक में जयपुर अजमेर के रूट पे भी वंदे भारत चलाई जाएगी। केंद्र सरकार ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पूरे देश में चलाने की योजना तैयार की है। अगले 3 साल में 400 ट्रेन के चलाने का प्लान है। जल्द ही कुछ रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव है।
जिसमें से दिल्ली जयपुर, दिल्ली सहारनपुर के अलावा वाराणसी कोलकाता वाया पटना रूट पर भी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव है। देश में सबसे पहले 18 फरवरी साल 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई थी, जो देश की राजधानी दिल्ली और वाराणसी के बीच चली। नई दिल्ली से कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस का ये दूसरा रूट है। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अक्टूबर साल 2019 को इसका उद्घाटन किया था और 5 अक्टूबर साल 2019 को रूट शुरू हुआ। 30 सितंबर साल 2022 को तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। ये सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद में भी रुकती है। 6 घंटे से भी कम के समय में ये ट्रेन मुंबई और गांधीनगर के बीच की दूरी तय करती है, जबकि इस यात्रा को पूरा करने में अन्य ट्रेनों को 7 से 8 घंटे तक का समय लगता है। 13 अक्टूबर साल 2022 को चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा शुरू हुई। नई दिल्ली से अंबाला कैंट जंक्शन, चंडीगढ़, आनंदपुर साहिब और ऊना के बाद ये ट्रेन अब अंदौरा तक जाती है। इस प्रकार ये ट्रेन दिल्ली से पंजाब और फिर हिमाचल प्रदेश में यात्रा तय करती है। 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस 10 नवंबर साल 2022 को इस रूट पर शुरू हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस 5वीं ट्रेन थी। इस रूट पर यह ट्रेन कुल 479 किलोमीटर का सफर तय करती है। वगैरह क्लीन रहते हैं, स्टेशंस क्लीन रहते हैं। रेल मंत्री के अचानक यात्रियों के बीच पहुंचने ने जहां सबको चौंका दिया, वहीं रेलवे के अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के संकेत दिए। अब जल्द ही दिल्ली जयपुर रूट पर जहां तेज रफ्तार से बात करती ट्रेन नजर आएगी, वहीं वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेन भी इस रूट के यात्रियों को नया एहसास देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आपको वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की कुछ खासियत के बारे में बताते हैं। सबसे पहले ये एक इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी स्पीड तकरीबन 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही ऑटोमेटिक कोच और स्लाइडिंग दरवाजे भी इसमें मौजूद हैं। जीपीएस सिस्टम, 32 इंच के इंफोटेनमेंट स्क्रीन और साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी इसमें मौजूद। बायो टॉयलेट भी इस ट्रेन में आपको सफर करते हुए मिल जाएगा। तो ये खासियत है वंदे एक्सप्रेस ट्रेन की। और कहां दौड़ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस, इसकी भी जानकारी आपको दे। नई दिल्ली से वाराणसी, नई दिल्ली से कटरा, गांधीनगर से मुंबई, नई दिल्ली से अंबाला और साथ ही नागपुर, बिलासपुर, चेन्नई, मैसूर, सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम, मुंबई से शिरडी और मुंबई से सोलापुर, साथ ही हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी ये ट्रेन सफर करती है, जिसका आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये एक खासियत है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए, एनआईए ने एक चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें खुलासा हुआ है कि पीएफआई का मकसद 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का था। एटीएस बिहार ने पूर्वी चंपारण से अरशद अंसारी नाम के शख्स को गिरफ्तार कर इस बात की जानकारी दी है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। एनआईए की चार्जशीट में चौंकाने वाला खुलासा। चार्जशीट में पीएफआई की मंशा का खुलासा। हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश। 2047 तक भारत को इस्लामिक राज्य बनाने का था मकसद। एटीएस बिहार ने पूर्वी चंपारण से पीएफआई से जुड़े एक ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है। इस शख्स का नाम अरशद अंसारी है। अरशद एनआईए की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था। भारत के खिलाफ नापाक साजिश, पीएफआई के नापाक इरादों का खुलासा, मुस्लिम युवकों को भड़काने और कट्टरपंथी बनाने, हथियारों का प्रशिक्षण देने को लेकर पीएफआई के 5 सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दायर। चार्जशीट के मुताबिक पीएफआई का मकसद 2047 तक भारत को इस्लामिक राज्य बनाना, सामाजिक राजनीतिक आंदोलन की आड़ में साजिश। आपको बता दें, बीते साल एनआईए ने पीएफआई से जुड़े 39 परिसरों में छापा मारा और कई पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इस चार्जशीट में 19 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस महीने पीएफआई कैडर्स के खिलाफ एनआईए के द्वारा दायर चार्जशीट की संख्या 4 हो गई है। इस तरह की पहली चार्जशीट 13 मार्च को जयपुर में और दूसरी हैदराबाद में 16 मार्च को दायर की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी वीआईपी कैदियों को लेकर के टेंशन में है। ईडी के पास जगह कम है और वेटिंग ज्यादा। ऐसे में ईडी के अधिकारी हल निकालने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। चार लॉकअप, चारों फुल। ईडी की टेंशन, कहां रहेंगे आरोपी? ईडी के लॉकअप में नो एंट्री। अभी पूछताछ होगी, गिरफ्तारी नहीं। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सभी लॉकअप फुल हैं। नए आरोपियों को लॉकअप में रखने की जगह नहीं है। अब नए आरोपियों को हिरासत में रखकर पूछताछ करने के लिए लॉकअप के खाली होने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा थी कि तेलंगाना की मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार है। हालांकि संभावना भरी अटकलों पर विराम लगाते हुए के कविता ने खुद 16 मार्च को पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने से मना कर दिया और अपने वकील को कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ ईडी मुख्यालय भेजा था। लेकिन के कविता के मसले पर चर्चा चल रही थी कि अगर के कविता की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें कहां रखा जाता, क्योंकि चारों लॉकअप फुल हो चुके हैं, जो अगले सप्ताह में खाली होने की संभावना है। ईडी के जरिए लगभग रोजाना देश भर में कार्रवाई होती रहती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों के दौरान ईडी की तफ्तीश और उसके बाद छापेमारी के साथ साथ आरोपियों की गिरफ्तारी, हिरासत में पूछताछ के मामले कई गुना ज्यादा बढ़े हैं। और इसी बात के मद्देनजर पिछले साल ईडी मुख्यालय का पता बदल गया था, यानी दिल्ली की खान मार्केट वाली बिल्डिंग को छोड़कर ईडी का मुख्यालय जनपद के एक नए मुख्यालय में शिफ्ट कर दिया गया था। इस नई बिल्डिंग में 4 लॉकअप बनाए गए थे, जिसमें हिरासत में लिए गए आरोपियों को रखा जाता है और फिर उनसे दिन में पूछताछ की जाती है। पिछले साल बदला था ईडी के दफ्तर का पता। नई दिल्ली की खान मार्केट वाली बिल्डिंग को छोड़ा, दिल्ली के जनपद इलाके में शिफ्ट हुआ दफ्तर। नई बिल्डिंग में 4 लॉकअप। ईडी मुख्यालय के लॉकअप में दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया, टीएमसी के सीनियर नेता अनुब्रत मंडल, दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई, पश्चिम बंगाल के रहने वाले और टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल का चार्टेड अकाउंटेंट मनीष कोठारी को ईडी हेड ऑफिस में रखा गया है। इन सभी आरोपियों को अलग अलग लॉकअप में रखा गया है, जिससे कि इन लोगों की आपस में कोई बातचीत ना हो। हालांकि इससे पहले ईडी के पुराने मुख्यालय में कोई लॉकअप नहीं होता था, लिहाजा दिन भर पूछताछ करने के बाद रात के वक्त आरोपी को स्थानीय तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में रखा जाता था और उसके बाद सुबह के वक्त उसका मेडिकल जांच करवाने के बाद फिर से वापस ईडी मुख्यालय में लाकर पूछताछ की जाती थी। लेकिन अब वो पुरानी समस्या नहीं रही है। ईडी मुख्यालय में मौजूद लॉकअप में ही आरोपियों को रखा जाता है। वीआईपी आरोपियों से लॉकअप भरने से ईडी के अधिकारी टेंशन में है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की फहरिस्त में कई ऐसे नाम हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में लोगों को कहां रखा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच केरल की रहने वाली एक महिला ने शरीयत कानून पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बुशरा अली नाम की महिला ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि शरीयत कानून में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुरुष वारिसों के समान अधिकार नहीं मिलता। इस भेदभाव को दूर करने की जरूरत है। देश के संविधान में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है। इसके बाद भी मुस्लिम महिलाएं भेदभाव का शिकार हो रही हैं। याचिका दाखिल कर शरीयत कानून में महिलाओं के साथ संपत्ति के बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए नोटिस भी जारी किया है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 भाई बहनों को नोटिस जारी किया। इनमें 4 बहनें शामिल हैं, यानी एक माता पिता से 7 भाई और 4 बहनें। दरअसल केरल हाईकोर्ट ने 6 जनवरी को इस मामले में शरीयत कानून के पक्ष में फैसला सुनाया था। बुशरा ने केरल हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बुशरा की याचिका में कहा गया है कि परिवार में संपत्ति के बंटवारे में उन्हें पुरुष सदस्यों की तुलना में आधी हिस्सेदारी ही मिली। इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून के सेक्शन 2 को चुनौती दी है। दरअसल अर्जी में संवैधानिक हवाला दिया गया है। अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। अनुच्छेद जाति, धर्म या जेंडर के भेदभाव को रोकता है। शरीयत कानून में आर्टिकल 13(1) का भी उल्लंघन बताया गया है।
और क्या कुछ कहता है आर्टिकल 13 ये भी आप समझिए। भारत में संविधान से पहले जो भी कानून थे वो संविधान के दायरे में होंगे। जो कानून मौलिक अधिकार का हनन करते हैं वो कानून अमान्य होगा, संविधान की सुप्रीम तौर पर होगा, संविधान का अधिकार क्षेत्र ही सुप्रीम माना जाएगा। साथ ही अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, भारत में दवाइयों को बेचने के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं, जिसको DCGI ने और सख्त बनाने का काम किया। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब मेडिकल स्टोर्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई बेचने की छूट नहीं होगी। इसकी निगरानी के लिए मेडिकल स्टोर्स में फार्मासिस्ट की मौजूदगी को अनिवार्य कर दिया गया है। ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर से दवाइयों की बिक्री होती है, जिसकी वजह से कई बार लोगों को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ऐसे में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए DCGI ने पत्र लिखकर नियमों का सही से पालन करने के निर्देश दिए हैं। DCGI ने राज्यों को लिखा है पत्र, नियमों का सख्ती से पालन हो, ये बात कही गई है। मेडिकल स्टोर्स में फार्मासिस्ट अनिवार्य, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई बेचना गलत है, प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही बेची जाए दवाई। बात दिल्ली की। दिल्ली से 85 किलोमीटर दूर हरियाणा में पानीपत जिले के पट्टी कल्याण गांव में एक बड़ी बिल्डिंग तैयार हो रही है, जहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 25 एकड़ जमीन पर स्किल सेंटर तैयार कर रहा है। इसमें 2000 से ज्यादा लोग एक साथ ट्रेनिंग ले सकेंगे, लेकिन इसमें RSS का नाम नहीं होगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वो संगठन है जो कि देश के विकास में अपना योगदान देने की कोशिश में लगा हुआ है। 2014 में मोदी सरकार के देश की सत्ता संभालने के बाद से ही RSS लगातार अपना दायरा बढ़ा रही है। संगठन न सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि देश के विकास में अपनी भागीदारी देने के लिए नए प्रयोग भी कर रहा है। इसी के तहत अब हरियाणा के पानीपत जिले में RSS का नया स्किल सेंटर तैयार हो रहा है। पट्टी कल्याणा गांव में बन रहे इस स्किल सेंटर से युवाओं की जिंदगी को बदलने की कोशिश की जाएगी, ताकि ये युवा देश की तरक्की में योगदान दे सके। इस सेंटर की मदद से RSS करीब 100 गांव को सीधे जोड़ने के प्लान पर काम कर रहा है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए RSS एक बड़ी बिल्डिंग तैयार कर रहा है, जिसमें युवाओं को हुनरमंद बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं अब आपको ये भी बताते हैं कि RSS की इस स्किल सेंटर बिल्डिंग की खासियत क्या है। ये बिल्डिंग 6 मंजिला होगी, लेकिन अब तक सिर्फ 2 मंजिला बिल्डिंग तैयार की गई है, जिसमें संघ की सालाना प्रतिनिधि सभा की बैठक हो चुकी है, जिसमें कि 14 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। इस बिल्डिंग में 2000 से ज्यादा लोगों की क्षमता वाला कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, जहां संघ के प्रतिनिधि सभी की बैठक होगी। 100 गांव के लिए एक अस्पताल होगा, जिसमें मेडिकल जांच फ्री रहेगा। एक बड़ी गौशाला में 200 गाय रखी जा सकेंगी। इस ट्रेनिंग सेंटर को RSS पट्टी कल्याणा गांव में निर्माण कर रहा है, जिसका नाम सेवा सदन एवं ग्राम विकास केंद्र है। इस प्रोजेक्ट की लागत क्या होगी, इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पार्किंग निर्माण में करीब 15 करोड़ खर्च होने वाले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि RSS का ट्रेनिंग सेंटर कितना भव्य होगा और उसकी लागत क्या होगी। संघ के ट्रेनिंग सेंटर बनाने के पीछे की मंशा साफ है, युवाओं को जोड़ना है, उनको ट्रेनिंग देना है और रोजगार के लिए तैयार करना है। संघ 2024 तक इसका विस्तार करने जा रहा है, जिसके लिए देश के हर जिले में सेंटर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। दरअसल 2025 में RSS के 100 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में RSS ने संघ ही समाज मिशन शुरू किया है। इस मिशन को पूरा करने में RSS के सेंटर्स की अहम भूमिका होगी। बताया जा रहा है कि संघ पानीपत के 100 गांव को गोद ले रहा है, जिनकी देखभाल के साथ इन गांवों से आने वाले युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करेगा और संघ के साथ जोड़ेगा, जिससे संघ के समाज के बीच पकड़ मजबूत होगी। इस सेंटर की आधारशिला 5 साल पहले सरसंघचालक मोहन भागवत ने रखी थी, जिसका उद्घाटन दत्तात्रेय होसबोले ने किया है। इस बिल्डिंग को हाईटेक तकनीक से लैस करने की कोशिश है, ताकि लोगों को हर सुख सुविधाएं इसी सेंटर के अंदर मिल सके। संघ के सेंटर में अस्पताल, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, योग और साधना केंद्र, जैविक और जीरो बजट खेती केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र, न्याय चौपाल, कॉन्फ्रेंस और ऑडिटोरियम, एडमिन ब्लॉक, स्टाफ क्वार्टर, एसोसिएट हाउसिंग, डाइनिंग, डेलीगेट हाउसिंग होगा। इसके लिए संघ ने बकायदा 25 एकड़ जमीन को एक्वायर किया है, जिसमें 5 एकड़ में बिल्डिंग को तैयार किया जा रहा है, जहां स्पोर्ट्स ग्राउंड 16 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है, जिसमें फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका विस्तार सिर्फ हरियाणा में नहीं किया जा रहा है,
बल्कि पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक किया जा सकेगा। आरएसएस का मकसद ये है कि देश के युवाओं को सबसे बड़ी समस्या यानी कि बेरोजगारी से निजात दिलाया जा सके। यही वजह है कि अपने स्किल सेंटर की बदौलत आरएसएस देश के युवाओं को हुनरमंद बनाने का अभियान चलाने जा रही है, ताकि देश को हुनरमंद युवा मिल सके और युवाओं को रोजगार। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत को बदनाम करने की साजिश पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। पहले केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया और अब एक अहम सियासी पार्टी को आतंकी संगठन करार दिया गया। ऐसे में सवाल है कि कैसे एक सियासी पार्टी जो तकरीबन 100 साल पुरानी है उसे आतंकी संगठन बताया गया। देखिए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत की बदनामी का ग्लोबल एजेंडा, सियासी पार्टी को कैसे कहा आतंकी संगठन। भारत की बदनामी का एजेंडा दुनिया भर में चलाया जा रहा है। कुछ दिन पहले बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऐसा ही एजेंडा चलाया था और अब इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि आईईपी, इस संस्था ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को आतंकी संगठन बताया है। आईईपी ने जिस पार्टी को आतंकवादी संगठन बताया है वो भारत के कई राज्यों में सरकार का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित थिंक टैंक है आईपी। दुनिया के आतंकी संगठनों पर रिपोर्ट जारी की है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में दुनिया के 20 आतंकी संगठनों के नाम हैं। आईएस और बोको हरम के साथ 12वें स्थान पर है सीपीआई का नाम। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में किया गया और तब से ये भारतीय राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रहती हैं। ऐसे में सीपीआई को आतंकी संगठनों की लिस्ट में नाम रखने पर आईईपी पर सवाल उठना लाजमी है। 100 साल पुरानी पार्टी का नाम आतंकी संगठन में कैसे रखा? अगर गलती से नाम छपा तो स्पष्टीकरण क्यों नहीं? आतंकी संगठन की लिस्ट में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नाम रखने पर लेफ्ट नेता भड़क गए। में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। त्याग और बलिदान का योगदान है हमारा। हम लोग अभी भी गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, आम जनता की लड़ाई को संघर्ष करते हैं संगठित ढंग से। और हमारा इन आतंकवादी संगठनों से सबसे बड़ा संघर्ष है। चाहे वो पंजाब में आतंकवाद था, चाहे वो कहीं पे भी आतंकवाद है। देश दुनिया के जो गरीब विरोधी ताकतें हैं, जो लुटेरी ताकतें हैं, जो गरीबों के खून पी करके जिनके आंत मोटा हुए हैं, वे लगातार गरीबों के, जनता के जन आंदोलन करने वाली पार्टियों को वे लोग आतंकवादी बोलते रहे हैं। आज कह रहे हैं उस शहीद आजम भगत सिंह को भी आतंकवादी कहा और उसी के तहत उन पर मुकदमा चलाकर फांसी पर भी चढ़ा दिया। तो क्या भगत सिंह आतंकवादी थे? हमारे देश के शहीद आजम कहे गए, उससे महान कुर्बानी इस देश के लिए कोई नहीं दिया। तो जितने दुनिया के अंदर जनता के हित में लड़ने वाले लोग हैं, साम्राज्यवादी ताकतों के सामने आतंकवादी होते हैं। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। शायद यही वजह है कि दुनिया में कई लोगों और संस्थाओं को ये पच नहीं रहा है। यही वजह है कि वो भारत की बदनामी का एजेंडा चलाने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।